हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू अनअकैडमी लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी। तो देखिए दोस्तों, आज से हम चालू करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी आपके राज व्यवस्था जिसे कहते हैं। राजनीति क्या व्यवस्था है, और आजकल ये बहुत ज़्यादा मुद्दे चल रहे हैं, गवर्नमेंट में भी बहुत सारे केसेस होते रहते हैं, और प्रीलिम्स के एक बहुत ही मेन टॉपिक के रूप में राज्य व्यवस्था आती है। देखिए, पॉलिटी वैसे आप लोग भी पढ़ेंगे तो सभी को इजीली चीज़ें समझ में तो आ जाती हैं। हर किसी को ऐसा लगता है कि पॉलिटी को पढ़ने के बाद मुझे सब कुछ समझ में आ चुका है, बट जिस तरीके से अब हमारे यूपीएससी के पेपर के पैटर्न चेंज हो रहे हैं उसमें काफ़ी बदलाव आप देख सकते हो। जैसे कि माना कि इस बार का जो प्रीलिम्स हुआ था वहाँ पर पॉलिटी का पेपर इजी आया था, बट अगले साल ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आप पिछले 2013 से लेकर अभी तक का ट्रेंड देखो तो हर बार ऐसा ही होता है कि एक साल पॉलिटी का पेपर इजी आता है, दूसरी बार टफ आता है, फिर इजी फिर टफ। तो अब थोड़ा सा हमें क्या है, हर चीज़ को सिक्वेंस से इंटरकनेक्टेडनेस के साथ सीखने की ज़रूरत है। इसीलिए अब हम पॉलिटी पढ़ेंगे, और पूरी लक्ष्मीकांत की जो बुक है ये तो कवर होगी ही होगी इस चैप्टर के अंदर, इस पूरे सेशन के अंदर, पर साथ साथ में कुछ करंट अफेयर की चीज़ें जो कि अभी रिसेंट चेंज हो रही हैं उसे भी सेशन में साथ में इंक्लूड करेंगे। तो आप ये कह सकते हो कि लक्ष्मीकांत की बुक के साथ साथ करंट को अपडेटेड वर्जन के अंदर इस सेशन में कवर किया जाएगा, और हमारा जो ये पढ़ाने का तरीका होगा वो थोड़ा सा अलग होगा। कैसे अलग होगा इस पर अभी बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, आई एम एस के शर्मा, आई हैव 6+ ईयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस, 2 बार यूपीएससी इंटरव्यू, 4 टाइम्स यूपीएससी मेंस एग्जाम, और स्टेट पीएससी आई ऑल्सो क्लियर्ड। अनअकैडमी जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर आप आर कंप्लीट यूपीएससी के लिए प्रॉपर प्रिपरेशन कर सकते हो। कंप्लीट यहाँ पर इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप पढ़ सकते हैं, रियल टाइम मैनर में, बिल्कुल ऑसम इनोवेशन के साथ में। और जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है यूपीएससी में वो है कि आप कैसे चीज़ों को लिंक कर पाते हो। वो यहाँ पर आपको इंडिया के बेस्ट 100+ एजुकेटर्स के साथ में आपको पढ़ने को मिलेगा। यहाँ पर आप 15,000 से ज़्यादा कोर्सेज को अनलिमिटेड टाइम्स एक्सेस कर सकते हो। तो ये सारे बेनिफिट्स आपको वन एंड ओनली अनअकैडमी पर अवेलेबल होंगे। अनअकैडमी पर आपको 2 टाइप के सब्सक्रिप्शन मिलते हैं, एक है प्लस सब्सक्रिप्शन और दूसरा है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप लेना चाहते हो तो 1 साल का प्लस सब्सक्रिप्शन जो कि 44,550 का है, इसमें आप एक रेफरल कोड यूज करो, मतलब 49,500 का है, जिसमें आप रेफरल कोड यूज करेंगे SS लाइव, तो ये 44,550 में आपको अवेलेबल हो जाएगा। और इसी तरीके से 2 साल का सब्सक्रिप्शन आप 64,000 में ले सकते हो, और 3 साल का सब्सक्रिप्शन अगर आप लेना चाहते हो तो इसे आप 81,000 में ले सकते हो। तो ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, बट याद रखिएगा रेफरल कोड आपको यूज करना है SS लाइव। आपके SS लाइव को यूज करने के बाद आपको प्रॉपर मेंटरशिप, प्रॉपर गाइडेंस, सभी नोट्स, एवरीथिंग जो आपको रिक्वायर्ड है यूपीएससी के लिए वो अवेलेबल हो जाएगा। और अगर दोस्तों आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो, खासकर उन बच्चों के लिए जो कि 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, जिन्हें एक प्रॉपर गाइडेंस, बिल्कुल उंगली पकड़ पकड़ के चलाने की जरूरत है लास्ट तक, तो उन्हें आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन 1 साल का है 69,500 का, जिसमें वापस SS लाइव SSLIVE रेफरल कोड यूज करो, और 62,550 में आप 1 साल का कोर्स यहां पर ले पाओगे। 2 साल का कोर्स आप 96,300 में ले सकते हो, और 3 साल का लेना चाहो तो 1,26,900 में आप ले सकते हो। सबसे अच्छा फायदा इस कोर्स का ये है कि आपको पर्सनल गाइडेंस यहाँ पर अवेलेबल होगी, बिल्कुल कोच अपॉइंट होगा, पूरी एक्सपर्ट्स की गाइडलाइंस मिलेंगी, तो इन सभी का बेनिफिट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और ऑप्शनल्स को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो सारे मोस्ट पॉपुलर ऑप्शनल्स अवेलेबल हैं, जैसे हिंदी मीडियम के लिए सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी लिटरेचर, संस्कृत, ऐसे सभी ऑप्शनल्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो 1 साल का ऑप्शनल का कोर्स है 27,500 का, इसमें वापस SS लाइव SSLIVE रेफरल कोड यूज करो, और ये हो जाएगा 24,750 में, और 2 साल का कोर्स हो जाएगा 36,000 में, 3 साल का कोर्स हो जाएगा 45,000 के अंदर। इस तरीके से आप इस ऑप्शनल के कोर्सेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो डोंट वेस्ट योर टाइम, स्टार्ट द सेशन एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन, बिकॉज टाइम इज मनी, और किसी के पास में भी टाइम ये लौट कर वापिस नहीं आता है। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगा कि
देखो पॉलिटी पढ़ने का एक तरीका होता है, ऐसे ही नहीं कि आप कुछ भी चीज़ें स्टार्ट कर दो और कहीं से कुछ भी पढ़ने लग जाओ। हर चीज़ का एक बेसिक तरीका होता है पढ़ने का। जैसे कि कई बच्चे क्या करते हैं कि पॉलिटी की बुक को उठाते हैं और सीधे चैप्टर नंबर 1 से लेकर लास्ट तक पढ़ने लग जाते हैं, जो कि सबसे गलत तरीका है पढ़ने का। क्योंकि देखो पॉलिटी के अंदर माना कि तुम फर्स्ट चैप्टर से लेकर लास्ट चैप्टर तक पढ़ोगे तो प्री तुम्हारा निकल जाएगा, बट मेंस नहीं निकलेगा। क्योंकि मेंस में इंटरलिंकिंग की ज़रूरत है, आपको तुलना करना आना चाहिए, तभी आप बता पाओगे कि अभी जो आपके, जैसे कि अभी करंट अफेयर्स में आपके हेट स्पीच पर काफ़ी चीज़ें चल रही हैं, आपके वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर काफ़ी चीज़ें चल रही हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ऊपर काफ़ी चीज़ें चल रही हैं। तो ये चीज़ें लिंक कैसे हैं संविधान से, क्या ये संवैधानिक है या नहीं है, केसेस को कैसे पढ़ोगे, वो चीज़ें जब तक तुम्हें समझ में नहीं आएंगी, जब तक तुम लिंक नहीं करोगे। और देखो अगर आप पहले चैप्टर को लास्ट चैप्टर तक, पहला चैप्टर दूसरा तीसरा चौथा ऐसे पढ़ते हो ना, तो ये रटंत विद्या वाला तरीका, इट इज द वन ऑफ द मोस्ट फुलिश स्ट्रेटजी, सबसे ज्यादा घटिया और बेवकूफ भरी स्ट्रेटजी है पहले दूसरे तीसरे चैप्टर को पढ़ना। हर चीज का एक तरीका होता है। सबसे पहले आप लोग भारतीय राज्य व्यवस्था को शुरुआत ही पहले चैप्टर से करते हो, जो कि पहले चैप्टर में पॉलिटी कम हिस्ट्री ज्यादा है। अरे हिस्ट्री पहले भी बहुत पढ़ रखी है आपने, और तुम्हें पॉलिटी को पॉलिटी की तरह पढ़ो ना, हिस्ट्री की तरह क्यों पढ़ते हो? तो वो चीज़ नहीं करनी है। तो देखो हर चीज़ को पढ़ने का एक तरीका है। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक आउटलाइन दे देता हूँ आज, फिर उसके बाद में हम आगे बात करेंगे। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर हमारे पास ये बुक है हमारे पास लक्ष्मीकांत की, तो इसके अंदर हम कुछ चैप्टर को लिंक कर कर पढ़ने वाले हैं। तो पहले चैप्टर से शुरुआत नहीं करेंगे, सारे चैप्टर कवर जरूर होंगे, पर हर चीज़ का एक तरीका होगा। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम मूल अधिकारों की बात करेंगे, क्योंकि जब किसी देश के अंदर सबसे पहले जनता को कुछ अधिकार देने होते हैं, रियली में लोकतंत्र स्थापित करना होता है, तो सभी लोगों को कुछ बेसिक अधिकार दिए जाते हैं ताकि वो अपनी चीज़ों को सोच समझ सके, उनकी रक्षा हो सके, उनका शोषण ना हो। तो सबसे पहले आज हमारा जो चैप्टर है आज का वो है मूल अधिकार का। तो आज हम मूल अधिकार से चालू करेंगे। तो मूल अधिकार का हमारा चैप्टर नंबर 7 है न्यू एडिशन में। और देखो फिर मैं बच्चों को कहूँगा कि जिनके पास नया एडिशन नहीं है प्लीज़ खरीद ले। आप लोग कहोगे कि सर पुराना एडिशन है उसके कुछ फोटोकॉपी करवा रखी है, बिल्कुल ठीक बात है, चलने को वो चल सकती है, पर तुम्हें क्या है, काम चलाना नहीं है। चलाना है तो सिर्फ सिलेक्शन लेना नहीं है, हमें हमें टॉपर बनना है, हमें सिंगल डिजिट रैंक चाहिए। तो चलाऊ काम कभी ना करें, क्योंकि ये देखो कहीं पर भी छोटी मोटी कंजूसी कर लो, एक बुक को खरीदने में 600 रुपये लगते हैं, और 600 रुपये तुम महीने भर में अपनी बेवकूफ़ों की वजह से टाइम पास में कभी भी 2 मिनट में ख़त्म कर देते होंगे। 600 रुपये अरेंज करना कोई बड़ी बात नहीं है। आप कहीं पर भी मैनेज करो, पर किताबों से समझौता मत करो। बेशक चाहे खाने में कटौती कर लो, कपड़े मत पहनो, शादी पार्टियों में मत जाओ, पर किताबें नहीं होनी चाहिए, ठीक है? क्योंकि एक अच्छे स्टूडेंट का जो व्यक्तित्व है उसकी किताबों की गुणवत्ता से ही जाना जाता है। अगर तुम किताबों की गुणवत्ता अच्छी नहीं होगी और घसी पिटी घटिया सी गंदी सी नोटबुक बना रखी है, समझ में आ जाएगा कैसा आदमी है ये। तो इसीलिए क्या करना है, आपको नया एडिशन नहीं खरीदा हो तो खरीद लेना है, कोई फर्क नहीं पड़ता, 100-200 रुपये कहीं और कमी कर लेना। तो देखो आज हम पढ़ेंगे मूल अधिकार, फिर उसके बाद में हम मूल अधिकार के बाद में हम पढ़ेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, और फिर उसके बाद में हम आपके प्रस्तावना पर, संविधान की प्रस्तावना पर चलेंगे। जब ये सारी चीज़ें हम समझ लेंगे तब फिर उसके बाद में हम हमारे पहले दूसरे चैप्टर पर चलेंगे। क्योंकि जब तक तुम्हें प्रस्तावना, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य नहीं पता तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि कौन सा जो पार्ट है संविधान का वो कहाँ से लिया गया है और कौन से पॉइंटों को लिया गया है। क्योंकि तुम्हें पहले पता होना चाहिए ना कि ये आदमी है, तभी तो तुम जानोगे इस आदमी का एड्रेस क्या है। तुम लोग क्या करते हो, पहले एड्रेस जान लेते हो और फिर आदमी के बारे में पता करते हो, ये गलत तरीका है, ठीक है? तो कैसे आपको लिंक करना है ये मैं समझा दूंगा। और आपकी जैसे कि पढ़ने का तरीका क्या होता है, राष्ट्रपति के साथ साथ ही गवर्नर पढ़ा जाता है, तब दोनों में तुलना हो सकती है। ऐसे ही प्रधानमंत्री के साथ साथ मुख्यमंत्री को पढ़ना जरूरी है। ऐसे ही हमारे साथ आपके जो संस्थाएं राज्य स्तर पर हैं उन्हें केंद्र स्तर की संस्थाओं के साथ में पढ़ा जाता है। जैसे कि यूपीएससी के साथ में स्टेट पीएससी को पढ़ना जरूरी है। ये नहीं कि यूपीएससी 10 दिन पहले पढ़ा था और स्टेट पीएससी बाद में, फिर लिंक ही नहीं करोगे कभी, फिर रटते रह जाओगे।
तो इसीलिए इस पद्धति को बदलो, लॉजिकल वे में चलो, तब कहीं जाके मेंस के क्वेश्चन हल होंगे। अदरवाइज प्री निकाल भी लिया तो क्या कर लोगे, वैसे तो प्री नहीं निकल रहा आजकल तो ज्यादातर बच्चों का, पर अगर प्री निकाल भी लिया तो मेंस तक भी तो पहुंचना है, तो बार बार फिर मेंस के अगले दूसरे तीसरे अटेम्प्ट में निकालोगे। तो इसीलिए हम ऐसे पढ़ेंगे कि आपके सारे करंट अफेयर तुम्हें ढंग से समझ में आए। अभी आप लोगों को करंट अफेयर ढंग से समझ में नहीं आते होंगे, और खासकर तुम अपना दिमाग नहीं लगा पाते होंगे कि कहाँ पर मुझे कौन सा आर्टिकल फिट करना है, कौन से केसेस को मैं किस आंसर में लिख सकता हूँ, क्योंकि रटंत विद्या बुकों में की गई है। तो चलिए शुरुआत करते हैं मूल अधिकारों से। बाकी आपके कोई और सजेशन हो तो डेफिनेटली यू विल गिव मी। और देखो, अब डेली आपका सेशन होगा 12 बजे, ठीक है, डेली 12 बजे आपका सेशन हुआ करेगा। अभी थोड़ा आधा घंटा ऊपर नीचे हो सकती हैं चीज़ें, क्योंकि यूट्यूब के साथ इश्यूज चल रहे हैं, पर कुछ ही दिनों में यूट्यूब के लाइव सेशंस भी आपके आ जाएंगे। फिर आप कंटिन्यूअस फिक्स डॉट 12 बजे सेशन को देखा करेंगे। तो देखिए, मूल अधिकार, जैसे कि इनके नाम से ही पता है, मूल अधिकार कि एक ऐसे अधिकार जो कि इंसान को इंसान की तरह रहने के लिए सक्षम बनाते हैं, वो सभी चीजें जो कि हमें व्यवहारिक ज्ञान करने के लिए सक्षम बनाती हैं, आपके सेंसेस देती हैं। अगर किसी को मैं रोटी नहीं दूं, खाना नहीं दूं, बोलने ना दूं, तो फिर क्या करेगा वो इंसान? वो क्या कभी कोई लोकतंत्र बन सकता है? नहीं। तो वो आधारभूत चीजें जो कि आपके उसे दी जाती हैं, वह आपके मूल अधिकार होंगे। तो इसीलिए जो हमारा मूल अधिकार है, और मूल अधिकारों की पृष्ठभूमि वैसे तो बहुत सारे संविधान हुए, कई बहुत सारी प्राचीन सभ्यताओं के अंदर भी आपके इंक्लूड रहे हैं, पर सही मायनों में संवैधानिक रूप से जो हमारे मूल अधिकारों की पृष्ठभूमि आती है, वो आती है हमारे अमेरिकी संविधान से। हमारे अमेरिकी संविधान से ये पृष्ठभूमि हमारे पास में निकल कर आती है। तो हमारा जो अमेरिकी संविधान है, यहां से हमारे पास में ये पृष्ठभूमि निकल कर आती है। तो ध्यान रखिएगा, अमेरिकी संविधान से ये मूल अधिकारों को स्थान दिया गया है। क्या हुआ था, 10 संविधान संशोधनों के द्वारा मूल संविधान में अमेरिका ने इसे जोड़ा था। खासकर आपके सही मायने में संविधान में मूल अधिकारों की जो श्रेणी है, भारत ने भी मूल अधिकारों का जो कॉन्सेप्ट है वो अमेरिका के संविधान से ही लिया है। पर ऐसा नहीं है कि अमेरिका के संविधान से ही यह विचार उत्पन्न हुआ था। इससे पहले जब रूस की क्रांति हो रही थी, तो रूस की क्रांति में सामाजिक आर्थिक अधिकारों को बढ़ावा दिया जा रहा था, और वहीं से आपके मूल अधिकारों के बारे में सोचना हम चालू करते हैं। परंतु संविधान में सही तरीके से अमेरिका ने इसे लिखा। तो ध्यान रखिएगा कि भारत में जो मूल अधिकार हैं वे कहां से लिए गए हैं, वे हमारे अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। तो इस चीज को ध्यान रखना, द पावर ऑफ फंडामेंटल राइट्स कम्स फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो मूल अधिकार बेसिक अधिकार होते हैं। वैसे तो देखिए, हमारे कई तरीके के अधिकार हमें देखने को मिलते हैं, जिनमें आपसे प्रीलिम्स में, मेंस में अंतर पूछा जा सकता है। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हमारे कई तरीके के अधिकार कैसे होंगे, आपके मूल अधिकार, हमारे कई तरीके के जो अधिकार हैं उनमें हमें देखने को मिलेंगे, जैसे कि आपका मूल अधिकार, ऐसे ही आपके हो सकते हैं कुछ वैधानिक अधिकार या फिर विधिक अधिकार। इनमें थोड़ा सा अंतर समझिएगा, है ना, क्योंकि तभी आपके प्रीलिम्स के क्वेश्चन सही होंगे। और आपके संवैधानिक अधिकार और मानवाधिकार, ये कुछ अधिकारों के प्रकार हैं जिसके अंदर आपको एक स्पष्ट अंतर समझ में आना चाहिए। मूल अधिकार, वैधानिक अधिकार या विधिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार और मानवाधिकार। मूल अधिकार वो अधिकार होते हैं जो कि किसी भी जीव जंतु को जीने के लिए बहुत ही नेसेसरी है, बेसिक है, मूलभूत है, कि जिनको ले लिया तो आपकी सभ्यता संस्कृति नहीं रहेगी, हम लोग आदिवासी हो जाएंगे, हम बिल्कुल जानवरों की तरह बिहेव करेंगे। तो वो सब चीजें ना हो, एक सभ्य समाज की स्थापना हो। इसीलिए जीव जंतुओं को, मानवों को जो बेसिक मूल अधिकार दिए जाते हैं वो हमारे मूल अधिकार में आते हैं। वैधानिक या विधिक अधिकार जो होते हैं किसी ना किसी अधिनियम के तहत लागू होते हैं। जैसे कि मान लीजिए सरकार ने कह दिया कि आप
सरकार ने कह दिया कि अगर आप बिजली की चोरी करोगे तो तुम्हारे ऊपर फाइन लगेगा। तो ये क्या हो गया, वैधानिक या विधिक अधिकार हो गया। हमने एक अधिनियम बनाया, उसमें एक क्लॉज डाला और कह दिया कि ये नियम तुम्हें पालन करना होगा, अगर नहीं किया तो फिर आपके ऊपर फाइन लगेगा। तो ये क्या हो जाएगा, वैधानिक या विधिक अधिकार, यानी एक ऐसा अधिकार जो कि किसी विधान, किसी अधिनियम, किसी विधि द्वारा मान्यता प्राप्त होता है, उसे वैधानिक या विधिक अधिकार या फिर साविधिक अधिकार भी कहा जाता है। तीसरा अधिकार है संवैधानिक अधिकार। ऐसे अधिकार जो कि संविधान में दिए गए हैं, जैसे कि हमें 18 वर्ष की उम्र के बाद में आप सभी चुनाव दे सकते हो, अनुच्छेद 324 में लिखा गया है। तो ये क्या है, वैधानिक अधिकार है कि विधान ने हमें हमारा संवैधानिक अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें अधिकार दिया है कि कोई भी जो 18 वर्ष के बाद में हो व्यक्ति जो कि भारतीय नागरिक है, वो चुनाव में भाग ले सकता है, चुनाव दे, अपना वोट दे सकता है। तो ये वैधानिक अधिकार नहीं ना होकर आपका संवैधानिक अधिकार हो गया। परंतु संवैधानिक अधिकार है अनुच्छेद 324 में, परंतु फिर भी आपने इसके लिए क्या कर रखा है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 बना रखा है, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 बना रखा है, उसमें भी इसे लिख रखा है। तो क्या हो गया, अनुच्छेद 324 के तहत ये संवैधानिक अधिकार है, परंतु आपके विधिक अधिकार भी ये है। तो आपके हो सकता है कि कोई विधिक अधिकार संवैधानिक अधिकार भी हो और कोई संवैधानिक अधिकार विधिक अधिकार भी हो, दोनों चीजें हो सकती हैं। और फिर आते हैं मानवाधिकार, कि मानव को मानव समझे, उसका शोषण ना करें। ऐसे अधिकार जो मानव को मानवीयता के लिए दिए जाते हैं, वो आपके मानव अधिकार कहते हैं। इसके लिए हमारे यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल है, UNHCR, जिसके अंदर आपके कुछ मानवीय अधिकारों को रखा गया, जैसे कि किसी के साथ में बलात्कार नहीं होने चाहिए, रेप नहीं होना चाहिए, सेक्सुअल हरेसमेंट नहीं होना चाहिए, बच्चों से बेगार नहीं करवानी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो आपके मानवाधिकार में होते हैं, जैसे कि श्रीलंका के अंदर जेनोसाइड हुआ, सीरिया के अंदर काफ़ी लोगों को मारा गया, वो सब मानवाधिकार के खिलाफ है। जो मानव को मानव ही नहीं रहने देता, मानव को आप अगले मानव को मानव की तरह ट्रीट नहीं कर रहे, तो वो चीज़ें आपके मानव को मानव ट्रीट करने के लिए जो अधिकार होते हैं वो मानवाधिकार के अंदर आपके आ जाते हैं। तो इस तरीके से सभी अलग अलग अधिकार हैं, पर ध्यान रखिएगा हमारे जो मूल अधिकार हैं वो संवैधानिक अधिकार तो हैं ही, तो ध्यान रखिएगा सभी संवैधानिक अधिकार मूल अधिकार नहीं होते हैं, पर सभी मूल अधिकार संवैधानिक अधिकार होते हैं। तो ध्यान रखिएगा सभी मूल अधिकार संवैधानिक अधिकार होते हैं, पर सभी संवैधानिक अधिकार मूल अधिकार नहीं होते हैं। और जब मूल अधिकारों को किसी अधिनियम द्वारा लागू कर दिया जाए, जैसे कि अनुच्छेद 21A, जिसमें हमने शिक्षा का अधिकार दिया है, तो इसके लिए आपके राइट टू एजुकेशन बनाया, एक विधि, एक अधिनियम बनाया और फिर उसे लागू किया। तो ऐसा मूल अधिकार जो कि शिक्षा को, सभी को बेसिक शिक्षा मिलेगी, है ना। हमने 86वां संविधान संशोधन किया और फिर उसके बाद में आपके एक राइट टू एजुकेशन बनाया, शिक्षा के अधिकार अधिनियम के द्वारा इसे लागू किया। तो अधिनियम बना दिया यानी कि विधिक अधिकार हो गया, मूल अधिकार में रख दिया यानी कि मूल अधिकार भी हो गया, और संविधान के अंदर तो है ही मूल अधिकार। तो ये क्या हो गया, हमारा आपका मूलाधिकार भी है, संवैधानिक अधिकार भी है और विधिक अधिकार भी है। तो इन चीजों को ध्यान रखिएगा। तो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि मूल अधिकार आपके वैधानिक भी हो सकते हैं और संवैधानिक तो होते ही होते हैं, ठीक है। और आपके वैधानिक अधिकार के लिए कोई अधिनियम होना चाहिए और संवैधानिक अधिकार के लिए वो संविधान में होना चाहिए। तो ये बेसिक अंतर आपको पता होना चाहिए, ताकि प्रीलिम्स में जब कोई भी क्वेश्चन आएगा कि कौन सा अधिकार आपका वैधानिक है, कौन सा नहीं है, कौन सा संवैधानिक है, कौन सा संवैधानिक नहीं है, ये सब आप बेहतर तरीके से बता पाओगे। तो ये सारे फायदे हमें वहां पर देखने को मिल जाएंगे, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सबसे पहले जो नेहरू रिपोर्ट थी, नेहरू रिपोर्ट जो थी उसके अंदर याद रखिएगा, ये नेहरू जवाहरलाल नेहरू नहीं है, जवाहरलाल नेहरू जी के जो पिता थे मोतीलाल नेहरू, तो आपके जो मोतीलाल नेहरू जो उनके पिता थे, उन्होंने ये नेहरू रिपोर्ट बनाई थी और फिर कराची अधिवेशन के अंदर व्यापक रूप से हमने इस की रूपरेखा को प्रस्तुत किया गया।
तो शुरुआत होती है आपके नेहरू रिपोर्ट से और फिर उसके बाद में हम इसे व्यापक रूप से लागू भी कर देते हैं। तो इस तरीके से आपकी चीजें आगे बढ़ती हैं। और हमारे संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक, आपके अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक हमने मूल अधिकारों को आपके जगह दी गई है। तो याद रखिएगा, नेहरू रिपोर्ट सबसे पहले आती है, फिर कराची अधिवेशन आता है और फिर कहीं जाकर हम इसे मूल रूप से संविधान में जगह देते हैं, जिसे हमने अमेरिका के संविधान से लिया हुआ है। तो देखिए, ये चीजें जब आपके आगे बढ़ती है तो हमें समझना चाहिए कि व्हाट इज फंडामेंटल राइट, आखिर मूलाधिकार क्या है। एक एक बारीकी को समझिएगा। देखिए, अगर आप बारीकी को नहीं समझोगे ना तो फिर एग्जाम में आपको बड़ी प्रॉब्लम आएगी, क्वेश्चन को ढंग से नहीं समझ पाओगे। तो हमें समझ में आना चाहिए कि मूल अधिकार क्या है, तब कहीं जाके तुम चीजों को अपने आप टैकल कर लोगे। तो पहले बेसिक चीज है, मूल अधिकार क्या होते हैं। देखो, मूल अधिकारों का तात्पर्य है राजनैतिक लोकतंत्र के आदर्शों की उन्नति। क्या बात है, राजनैतिक लोकतंत्रों के आदर्शों की उन्नति। अर्थात हम चाहते हैं कि राजनैतिक रूप से लोकतंत्र की स्थापना होती रहे और हमारा जो लोकतंत्र है वह राजनैतिक परिप्रेक्ष्य में आगे बढ़ता रहे। किसी भी व्यक्ति को ऐसा ना लगे कि हमारा जो राजा है, हमारा जो राजनीति चल रही है उसमें मेरा शोषण हो रहा है, और अगर जब वो नहीं लगेगा तो राज्य खुशहाल रहेगा, आगे बढ़ सकता है। अदरवाइज क्या होगा, पहले की तरह से क्रांतियां होने लग जाएंगी, और जब पहले की तरह से बहुत सारी क्रांतियां होंगी, उपद्रव होंगे, विद्रोह होंगे, तो फिर देश आगे नहीं बढ़ सकता। तो क्या हो गया, राजनीतिक उन्नति। अब देखो प्रीलिम्स में कैसे क्वेश्चन आता है। प्रीलिम्स में हमारे यहां पर पूछा जाता है कि राजनीतिक, यहां पर जो हमारा फायदा है आपके, हमारे मूलाधिकार किस प्रभाव के हैं, किस नेचर के हैं। जैसे कि हमारे जो सामाजिक और आर्थिक उन्नति की बात ना करते हुए हमारे जो मूलाधिकार हैं राजनैतिक पॉलिटिकल उन्नति की बात करते हैं। आपके किसकी बात करते हैं, पॉलिटिकल डेवलपमेंट की। तो राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों की ये उन्नति है। ये अधिकार राजनीतिक रूप से देश की व्यवस्था बनाए रखते हैं और राज्य के वे कठोर नियम होते हैं जो कि नागरिकों को आजादी की सुरक्षा देते हैं कि कोई भी नागरिकों की आजादी का हनन करेगा तो उसे रोकेंगे। यहां पर वो कठोर नियम हैं जिनकी किसी ने पालना नहीं की तो फटाफट सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तुम्हें उठाकर ले जाएगी। तो ध्यान रखना, दीज आर द हार्डेस्ट रूल, बहुत कठोर नियम है जिसे कोई नहीं तोड़ सकता। अगर तुम्हें बोलना है तो बोलना है, कोई तुम्हारा मुंह बंद नहीं कर सकता, ये तुम्हारा मूल अधिकार है। तो इसीलिए आपके यहां पर ये वो कठोर नियम होंगे जो कि आपकी आजादी को रियली में आजादी बनाएगा। तो कह सकते हो कि हम स्वतंत्र हो चुके हैं, उसका सही परिप्रेक्ष्य में राजनीतिक रूप से जो हमारे आधार दिया गया, स्वतंत्रता को स्तब्ध किया गया, स्वतंत्रता को कंटिन्यू किया गया, स्वतंत्रता को सही मायने में लागू करवाने में मूल अधिकारों का बहुत बड़ा हाथ है। नहीं तो क्या होता, अभी भी तुम्हारे देश में हमारे देश में क्या होता, दास प्रथा चल रही होती। अभी भी हमारे देशों में नौकर मजदूर हुआ करते जिनको हम शोषण करते, बेगार प्रथा होती। ये सब चीजें नहीं है ना, क्यों नहीं है, मूल अधिकारों की वजह से। तो आजादी को आजादी बनाने में मूल अधिकारों का सबसे बड़ा हाथ है। ऐसे ही अगर आपके कोई भी तानाशाही करेगा तो विधानमंडल के कानून के क्रियान्वयन पर आपके तानाशाही को भी ये मर्यादित करेंगे। अगर कल को विधानमंडल, लोकसभा, राज्यसभा कोई भी मनमाना कानून बना लेते हैं, जैसे कि अंग्रेजों ने रॉलेट एक्ट बना दिया था, तो हो गया ना जलियांवाला बाग। तो इसीलिए जैसे कि आपके पुराने टाइम पर ब्रिटिश इंडिया के अंदर कोई भी गवर्नमेंट कोई भी नियम कानून बनाकर आपका शोषण कर लेती थी, वो अब नहीं होगा, क्योंकि यहां पर विधानमंडल भी मर्यादित है कि विधानमंडल भी कोई भी ऐसा कायदा कानून नहीं बनाएगा जिससे आप लोगों का शोषण हो सके। इसीलिए ये फायदा हमें देखने को मिलेगा कि आपके जो राजा हैं, जो आपके मंत्री हैं, वो भी तुम्हारा शोषण नहीं कर सकते, उसे भी कंट्रोल कर दिया।
साथ साथ हमारा क्या होगा, इसका उद्देश्य है कानून की सरकार बनाना, न कि व्यक्तियों की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, याद रखिएगा, मुख्य परीक्षा में प्रश्न आ चुका है। कानून की सरकार बने न कि व्यक्तियों की, यानी कि रूल बाय गवर्नमेंट नॉन पीपल्स, क्योंकि इंसान गलत हो सकते हैं पर कानून सही होगा। कानून का इंटरप्रिटेशन गलत हो सकता है बट कानून सही होगा। तो हमारा जो कानून है वह सदैव मर्यादित रहे, कोई भी उसका शोषण ना करे, और आपके व्यक्तियों की सरकार ना बन के कानून के द्वारा सरकार बने, वही मूल अधिकार देते हैं। तो यहीं पर हमारा एक कॉन्सेप्ट आता है जिसे हम कहते हैं, आपके इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है लॉ एस्टेब्लिश्ड। आपके हमारे पास में इसी को हम कहते हैं प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, कि कानून के द्वारा सारी प्रोसीजर को एस्टेब्लिश किया गया। क्या कहते हैं? प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, कि जो भी नियम कायदा कानून है उसे हम क्या करेंगे, आपके जो भी नियम कायदा कानून है, जो भी लॉ है, उसके अकॉर्डिंग आपका प्रोसीजर बनाया जाएगा। तो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इसे कहा जाता है, ठीक है। जबकि अमेरिका में क्या होता है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो करते हैं। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या है, वहां का आपका जो संविधान है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के अंदर आपके हमारे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में क्या होता है, जो सुप्रीम कोर्ट है वह आपके नियम कायदे कानून को अपने हिसाब से इंटरप्रेट करता रहता है और उसके अकॉर्डिंग चीजों को डिसीजन दिए जाते रहते हैं। तो उसे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कहा जाता है। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हमारे देश में नहीं है। हमारे जो भी संविधान में लिखा गया है, जो भी सीआरपीसी आईपीसी में लिखा गया है, हम उसी को ही इंटरप्रेट करते हैं। हाँ, उसका इंटरप्रिटेशन बार बार होता रहता है, समय के अनुसार वो बदल भी सकता है, पर हम क्या करते हैं, आपके उसी के इंटरप्रिटेशन पर चलते हैं। तो हम क्या करते हैं, केवल जो लॉ है, नियम है, कानून है, उसी का प्रॉपर इंटरप्रिटेशन किया जाता है, ना कि उसे बार बार आपके चेंज किया जाता है। जबकि अमेरिका में क्या होता है कि लॉ का जो प्रोसेस है उसे भी चेंज किया जा सकता है, उसे भी बार बार अलग अलग तरीके से किया जा सकता है। तो कह सकते हो कि जो फ्लेक्सिबल थोड़ा ज़्यादा है अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन, जबकि हमारा इतना फ्लेक्सिबल नहीं है। माना कि फ्लेक्सिबल है हमारा, बट अमेरिका का फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पर नियम को किस प्रोसीजर से, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में लिया जाता है, जबकि हमारे जो लॉ बन गया है उसके हिसाब से चीज़ें होती हैं। तो इसीलिए हमारी जो सरकार होती है कानून की सरकार है, ना कि व्यक्तियों की सरकार है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। फिर देखिए, यहां पर हमारे जो मौलिक अधिकार होते हैं वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रीलिम्स में पूछा गया है कि हमारे जो मौलिक अधिकार है वो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकते हैं। क्या मतलब है भाई इसका? सकारात्मक का मतलब ये है कि ये कुछ काम करने के लिए सरकार को फोर्स करते हैं, कि सरकार से कहते हैं कि भाई ये काम करो। जैसे कि हमारे अनुच्छेद 21A के अंदर शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन में क्या होगा कि सरकार से कहा जाएगा, राज्यों से कहा जाएगा कि ऐसी चीजें करो जिससे सभी लोगों को बेसिक एजुकेशन मिल पाए, शिक्षा का अधिकार आखिरकार उन्हें मिल पाए। तो वो जो होगा वो होगा सकारात्मक प्रभाव, जिसमें आपको शिक्षा का अधिकार मिलेगा। परंतु यही मौलिक अधिकार नकारात्मक भी हो सकते हैं, जो कि राज्य यानी कि व्यक्तियों को, व्यक्तियों के समूह को, उन सभी को कुछ चीजें करने से रोकते भी हैं, कि ये चीज मत करो, नेगेटिव, कि इसको मना करो, ये काम नहीं होना चाहिए। तो नकारात्मक प्रभाव क्या करेगा, आपके राज्य को कुछ प्रतिबंध लगाएगा। तो हमारे कुछ तो एक तो क्रियान्वित करते हैं, कुछ हमारे मूल अधिकार करने के लिए कहते हैं। और नकारात्मक प्रभाव जैसे कि बेगार नहीं होगी, बच्चों का शोषण नहीं होगा, ये सारी चीजों पर आपके किसी के साथ भी आपके दुर्व्यवहार नहीं किया जाएगा, आपका शोषण नहीं होगा। तो ये सब क्या है, आपके कुछ करने से आपको रोकते हैं। हमारे जो अनुच्छेद 23 और 24 हैं वो इसी तरीके के प्रतिबंधों को दिखाते हैं।
तो हमारे जो मौलिक अधिकार होंगे ये सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकते हैं। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ध्यान रखिएगा, मौलिक अधिकार निरपेक्ष नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है। निरपेक्ष क्या होता है? जिसको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, सभी काल परिस्थिति सिचुएशन में वो लागू होकर रहेगा, उसे कोई नहीं रोक सकता, वो होता है निरपेक्ष। पर हमारे मौलिक अधिकार क्या हैं? निरपेक्ष नहीं है, ये सब क्या है? सापेक्ष हैं। इन पर कोई ना कोई रेस्ट्रिक्शन होता है, इन्हें रोका जा सकता है। जैसे कि अनुच्छेद 19, वैसे तो आपको कहा गया है कि आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, कभी भी तुम कुछ भी बोल सकते हो। बट अगर तुम देश के खिलाफ बोलोगे, ऐसी कोई चीज बोलोगे जिससे देश की संप्रभुता अखंडता को खतरा है, तो सरकार तुम्हें रोक सकती है। अगर धारा 144 लगेगी तो भी तुम्हारी वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इवन इधर उधर घूमने फिरने की स्वतंत्रता भी कम हो जाएगी। रात को 7 बजे 8 बजे के बाद में अगर कर्फ्यू लगाया तो तुम नहीं जा सकते हो। लॉकडाउन लगा था तो घर से बाहर नहीं निकल सकते थे। तो ये क्या किया? तुम्हारे आपके जैसे कोरोना आया तो परिस्थितियां बदल गई, कोरोना आते ही परिस्थितियां बदली, तो जो तुम्हारे मौलिक अधिकार थे कि कहीं पर भी रह सकते हो, कहीं पर भी घूम सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, उन सब पर प्रतिबंध लग गया। इसीलिए कहा जाता है कि हमारे मौलिक अधिकार एब्सोल्यूट नहीं है, हमारे मौलिक अधिकार निरपेक्ष नहीं है, वो सापेक्ष हैं। देश काल परिस्थिति पर निर्भर करते हैं कि किस तरीके की परिस्थितियां राजतंत्र में चल रही हैं। जैसे ही राजतंत्र में आपके जो परिस्थितियां होंगी उसी के अनुरूप निर्णय लिया जाएगा। तो हमारे मौलिक अधिकार आर नॉट एब्सोल्यूट, अर्थात इन्हें सीमित किया जा सकता है, इन्हें सीमित किया जा सकता है। तो प्रकृति में ध्यान रखिएगा, हमारे मौलिक अधिकार सकारात्मक और नकारात्मक दोनों होते हैं और ये निरपेक्ष नहीं होते हैं, और ये चीज ध्यान रखिएगा। और यहां पर आपके हमारे प्रोसीजर और एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। तो ये प्रकृति की बात हो गई, तो ध्यान रखिएगा। पर कुछ ऐसे अधिकार भी हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि निरपेक्ष हैं, कुछ भी कर लो फॉलो होंगे, कोई नहीं रोक सकता। ठीक है। अनुच्छेद 24 और अनुच्छेद 17, अनटचेबिलिटी की, जो हमारे देश में छुआछूत की प्रथा थी उसे पूरी तरीके से खत्म करने के लिए हमने क्या किया? अनुच्छेद 17 में कोई भी अनटचेबिलिटी की बातें नहीं करेगा, छुआछूत की बातें नहीं करेगा, सभी को समान समझा जाएगा। इसीलिए हमारे अनुच्छेद 24 और अनुच्छेद 17 कि आपके एक तो शोषण नहीं होगा, बेगार दास प्रथा जैसी चीजें कभी भी किसी भी कंडीशन में नहीं होंगी, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, और कभी भी छुआछूत वाली अनटचेबिलिटी वाली बातें नहीं होंगी। तो इसीलिए अनुच्छेद 24 और अनुच्छेद 17 ये दोनों अपवाद हैं, दीज आर एक्सेप्शन, कि जो कि हमारे क्या है? निरपेक्ष मूलाधिकार हैं। परंतु अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे मूलाधिकार निरपेक्ष हैं या सापेक्ष, तो आप कहोगे हमारे मूलाधिकार सापेक्ष हैं, निरपेक्ष नहीं हैं। पर आपसे यह पूछा जाए क्या हमारे पास कोई भी ऐसा मूलाधिकार नहीं है जो कि निरपेक्ष है, तो आपका आंसर होगा नहीं, हमारे पास 2 मूलाधिकार हैं जो कि निरपेक्ष हैं। तो क्वेश्चन किस तरीके से प्रीलिम्स में फॉर्म होता है ये ध्यान रखिएगा, अदरवाइज आपको चीजें आएंगी और फिर भी तुम गलत कर आओगे। तो प्रश्न की जो भाषा है, जो शैली है, वो समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जिस तरीके का प्रश्न, उस तरीके से ही आपको इसे टैकल करना होगा। ठीक है। ऐसे ही हमारे कुछ मूलाधिकार हैं जो कि स्वयं सक्रिय हैं, सेल्फ एक्टिवेटेड हैं, जिन्हें कोई भी लागू नहीं करता, हमेशा लागू रहते हैं। जैसे कि अनुच्छेद 14, जिसमें आपके समानता का अधिकार दिया गया है, राइट टू इक्वेलिटी, की सभी लोग समान हैं, जाति धर्म वंश से सभी लोगों को समान रूप से माना जाएगा। तो वो आपका हो जाएगा हमारे किसका? समानता का अधिकार। दूसरा है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 19 में दिया गया है, और एक है जीवन का अधिकार, राइट टू लिबर्टी, अनुच्छेद 21। तो ध्यान रखिएगा कौन कौन से आपके जो अधिकार हैं वो हमारे स्वयं सक्रिय हैं, सेल्फ एक्टिवेटेड हैं। वो है आर्टिकल 14, 90 और 21। तो आर्टिकल 14, 19 और 21, 14, 19 और 21 ऐसे हैं जो कि स्वयं सक्रिय हैं। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। जबकि कुछ आपके जो हमारे मूलाधिकार हैं वो निष्क्रिय है, कि नॉर्मली वो एक्टिवेट नहीं होते, पर परिस्थितियां होंगी
तो उन्हें लागू किया जाएगा। तो जब इनको विधि बनाई जाएगी, कोई नियम कायदा कानून बनाया जाएगा, कोई अधिनियम बनाया जाएगा, तभी ये लागू होंगे, वरना लागू नहीं होंगे। जैसे कि अनुच्छेद 17 और 23, जिन्हें हमने विधि बनाकर, अधिनियम बनाकर लागू किया है, जबकि अनुच्छेद 14, 19 और 21 क्या है, सक्रिय हैं, बिना किसी अधिनियम के, विधि के, लॉ के, कानून के, अपने आप लागू हो जाते हैं, सेल्फ एक्टिवेटेड है ना। तो ये हमारे 17 और 19 है। तो ये वाली जो स्लाइड है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना कॉपी के अंदर, बाकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो ध्यान रखना, हमारे पास इंपॉर्टेंट है। अपवाद हमारे हमेशा एग्जाम में यूपीएससी पूछता है, अपवाद क्या है, तो अनुच्छेद 24 और अनुच्छेद 17 ये क्या है, निरपेक्ष अधिकार हैं। ये दोनों के दोनों आपके क्या है, निरपेक्ष अधिकार हैं, और निरपेक्ष अधिकार आपके हमारे हर परिस्थिति में लागू होंगे। 24 और 17 सक्रिय, 14, 19 और 21, और निष्क्रिय हमारे 17 और 23। तो इसे याद रखिएगा। तो देखिए हमारे पास में मूल अधिकारों के लिए कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन दिए गए हैं, संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं कि जिसे आपके लागू नहीं किया गया तो संविधान आपको उसे लागू करने पे मजबूर करेगा। जैसे कि हमारे संवैधानिक प्रावधान के अंदर देखा जाए तो शुरुआत में हमारे अलग अलग अधिकारों को, मूल रूप से हमारे पास 6 प्रकार के मूल अधिकार हैं, जिसकी शुरुआत होती है अनुच्छेद 14 से। अनुच्छेद 12 के अंदर आपके राज्य की डेफिनेशन दी गई है कि कहां कहां पर ये मूल अधिकार लागू होंगे, तो राज्य की डेफिनेशन में क्या क्या चीजें आएंगी। तो जैसे कि राज्य की डेफिनेशन के अंदर हमारे पास में ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 12 जो है वो राज्य की डेफिनेशन देता है, और राज्य की डेफिनेशन में ऐसी सभी संस्थाएं जो कि सरकारी संस्थाएं हैं वो आपके राज्य की डेफिनेशन में है। राज्य का मतलब ये नहीं होगा कि तुम्हारे राजस्थान, पंजाब, यूपी, एमपी, वो वाली डेफिनेशन यहाँ पर अनुच्छेद 12 में बात नहीं। कोई भी सरकारी संस्थान, या तो जिसमें पैसा सरकार ने लगाया हो, जिसमें सरकारी एम्प्लॉय हो, या फिर कोई भी लोग जो कि आपके सरकार से संबंधित हो, या फिर सरकार के किसी अधिनियम के दौरान बनी हुई कोई निजी ही संस्था क्यों ना हो, परंतु वो राज्य की डेफिनेशन में आ सकती है, और इसीलिए उन सभी जगहों पर मूल अधिकारों का लागू होना वाजिब कहलाता। तो इस तरीके से अनुच्छेद 12 के अंदर आपके हमारे राज्य की परिभाषा को दिया गया है, और अनुच्छेद 13 में आपके क्या किया गया है, अनुच्छेद 13 में हमारे जो जुडिशियल रिव्यू है, न्यायिक पुनरावलोकन की बात की गई है, कि जैसे कि कोई अधिनियम, नियम, कानून ऐसा बन गया है जो कि मूल अधिकारों के खिलाफ है या फिर मूल अधिकारों को लागू होने से रोकता है, असंवैधानिक है, तो उसके हटा दिया जाएगा या फिर उसमें कुछ बदलाव किए जाएंगे। तो ये आपके न्यायिक पुनरावलोकन कहलाता है। तो ये न्यायिक पुनरावलोकन हमें अनुच्छेद 13 से मिलता है। और फिर हमारे अनुच्छेद 14 से हमारे 6 मूल अधिकार चालू होते हैं, जिसमें से हमारा पहला मूल अधिकार आएगा समता का अधिकार, राइट टू इक्वेलिटी, जो कि अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक है आपके। तो हमारा समता का अधिकार जो है, राइट टू इक्वेलिटी, वह अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक आपके दिया गया है। जैसे कि अनुच्छेद 14 में बात की गई है आपके विधि के समक्ष समता, विधियों के का समान संरक्षण। इसमें 2 चीजों पर आपके फोकस किया गया है, इक्वेलिटी बिफोर लॉ, विधि के समक्ष समता। तो ध्यान रखिएगा, विधि के समक्ष समता के अंदर हमारा बात की गई है इक्वेलिटी। 1 मिनट, हमारा 1 मिनट, हाँ, यहां पर जो हमारे विधि के समक्ष समता है, अनुच्छेद 14 में हमारे बात की गई है विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। तो हमारे जो विधियों का समान संरक्षण है, उस विधियों के समान संरक्षण के अंदर बात है इक्वेलिटी बिफोर लॉ की, आपके इक्वेलिटी बिफोर लॉ, यानी कि सभी लोग क्या हैं आपके, नियम हमारे जो आपके अधिनियम है, इक्वेलिटी की जो बात है उसी के अगेन हम वहां पर समान है, इक्वेलिटी बिफोर लॉ, यानी कि विधि के समक्ष समता। बात क्या की गई है, समता की, इक्विटी की गई है,
इक्वेलिटी वर्ड यूज नहीं हुआ है, ध्यान रखना। समता, समता की बात की गई है, इक्विटी की। और आपको पता होना चाहिए समता और समानता में क्या अंतर है। समता का मतलब होगा कि आपके अगर कोई गरीब आदमी है तो उसे अमीर आदमी के समकक्ष लाने के लिए सरकार कुछ प्रोत्साहन दे सकती है। ऐसा नहीं होगा कि सरकार के पास 10 रुपए हैं और सभी को 1-1 रुपया बांटेगी, नहीं। अगर कोई ज्यादा गरीब है तो सरकार उसको क्या करेगी, 3 रुपए दे देगी। जो बहुत कम गरीब है सरकार उसको 1 रुपया देगी या फिर देगी भी नहीं। तो ये होगी समता, कि जिसकी जो स्थिति है, अगर कोई भी व्यक्ति समान परिस्थितियों के अंदर है तो समान परिस्थितियों के अनुसार आपके समान रूप से वितरण होगा चीजों का। यानी कि समता, जो भी समभाव में है उसे समान रूप से वितरित किया जाएगा। तो समता आपके क्या होगी, इक्वल कंडीशन के लिए इक्वल ट्रीटमेंट होगा, इक्वल ट्रीटमेंट फॉर इक्वल कंडीशन, ना कि सभी को समान चीजें दी जाएंगी। SC ST OBC को आरक्षण मिल रहा है तो मिलेगा, क्योंकि उनकी कंडीशन बेकार थी, वो पिछड़े वर्ग थे, जबकि जनरल कैंडिडेट्स की नहीं थी, तो इसीलिए उनको आरक्षण नहीं दिया गया। अगर समान कंडीशन होगी किसी की, जैसे कि OBC में क्रीमी लेयर है, पैसा आ गया, अच्छी खासी सैलरी है फादर की, तो वो समान कंडीशन में आ गया तो उसको नहीं दिया रिजर्वेशन। तो इक्वल ट्रीटमेंट फॉर इक्वल कंडीशन, आपके इक्वल कंडीशंस के लिए इक्वल ट्रीटमेंट होगा, यही हमारी समता है। तो ध्यान रखना, यहां पर विधि के समक्ष समता की बात की गई है, ना कि समानता की। और विधियों का समान संरक्षण, कि समान रूप से कोई भी व्यक्ति हो उसे अधिनियम, नियम, कानून और जो भी हमारी विधियां हैं उनके अनुसार समान संरक्षण मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपको अलग अलग लोगों को अलग अलग संरक्षण मिलेगा। सभी समान लोगों को सब समान संरक्षण दिया जाएगा, इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा। आप सभी इक्वल हैं, इक्वल बिफोर लॉ। यहां पर ध्यान रखिएगा, इक्वल बिफोर लॉ, ये हमने सीधा सीधा अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से उठाया है, इक्वेलिटी बिफोर लॉ, कि लॉ के आगे सब समान है। कल को तुम्हारा कोई क्रिमिनल केस प्रधानमंत्री भी करता है तो उसके ऊपर भी केस होगा। अगर जैसे कि तुम्हें पता हो तो इंदिरा गांधी को भी सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा था, जबकि वो खुद PM थी आपके, तो वहां पर उन्हें अपने कामों के लिए खुद इंदिरा गांधी को भी सुप्रीम कोर्ट के चक्कर काटने पड़े। तो इक्वेलिटी बिफोर लॉ है। हाँ, पर यह ध्यान रखना कि क्रिमिनल केसेस के लिए इक्वेलिटी बिफोर लॉ है, पर अगर कोई ऐसा काम आपके कोई भी गवर्नर या PM करता है जो कि उसके ऑफिस, उसके पद की वजह से है और वो क्रिमिनल केस नहीं है, सिविल कोई केस है, तो उसमें आपके उन्हें थोड़ा स्पेशल ट्रीटमेंट दे दिया जाता है। पर आपके इसके कुछ अपवाद भी हैं, जैसे कि गवर्नर को, प्रेसिडेंट को थोड़ा स्पेशल ट्रीटमेंट मिल जाता है। पर वैसे सामान्य परिस्थितियों में अगर आप कोई पद पर नहीं हो, चाहे कोई भी अमीर से अमीर आदमी, अंबानी के लिए भी वही कानून है जो सड़क पर चलते हुए भिखारी के लिए है। तो इक्वेलिटी बिफोर लॉ, यहां पर हमने समता की बात नहीं की। विधि के समक्ष सभी लोग समान हैं, परंतु हमारी विधियों से हम जब लोगों की हेल्प करेंगे, उन्हें कुछ अधिकार देंगे, तो समता की बात करेंगे। तो हम समान परिस्थितियों में समान ट्रीटमेंट की बात करेंगे। फिर अनुच्छेद 15 की बात आती है, जो कि हमारे धर्म, मूल वंश, लिंग, याद रखिएगा, धर्म, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है। यानी कि अनुच्छेद 15 क्या कहता है कि किसी भी व्यक्ति को, आप हिंदू है, मुस्लिम है, ईसाई है, सिख है, या फिर कोई भी आपके मूल वंश, हो सकता है कि कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई शूद्र है, या फिर किसी का कोई लिंग हो सकता है कि कोई पुरुष है, कोई महिला है, या फिर कोई ट्रांसजेंडर बाइसेक्सुअल है तो वो भी है, या फिर कोई जयपुर का है, कोई महाराष्ट्र का है, कोई राजस्थान का है, कोई आपके दिल्ली का है, कोई यूपी का है, कोई आपके बंगाल का है। इस आधार पर तुम उसके अंदर अंतर नहीं कर सकते। तो आपने देखा होगा जितनी भी गवर्नमेंट वैकेंसी निकलती है यूपीएससी की, यूपीएससी कभी ये नहीं कह सकता कि मैं इस धर्म के लोगों को ही लूंगा, मैं उस धर्म के लोगों को नहीं लूंगा। तो अभी करंट में ये मुद्दा आया था आपके एनआरसी को लेकर, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स जो है, जिसमें हमने कहा था हमारे इस अधिनियम में अभी रिसेंटली आपके सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट भी आया था, नागरिकता संशोधन अधिनियम, उसमें भी कहा गया था
कि आपके मुस्लिम संप्रदाय को, जो मुस्लिम कम्युनिटी है, उससे थोड़ा सा बाहर रख दिया गया। क्या किया गया कि हमारे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जहां पर भी कि जो लोग अल्पसंख्यक हैं, जो धर्म अल्पसंख्यक हैं, वो अगर इंडिया में आए हैं तो उनको आपके क्या होगा, नागरिकता मिल जाएगी। पर मुस्लिम संप्रदाय जो कि बहुसंख्यक है, उन्हें नागरिकता नहीं मिलेगी। तो इसीलिए बात उठी थी अनुच्छेद 15 की, क्योंकि आपके अनुच्छेद 15 में साफ साफ कहा गया था कि आपके धर्म, मूल, वंश, लिंग और जन्म के आधार पर हम विभेद नहीं कर सकते, पर गवर्नमेंट ने कर दिया। पर देखिए यहां पर दोस्तों, ये मूल अधिकार किसको मिलते हैं? भारत के नागरिकों को। अगर कोई व्यक्ति इलीगल इमिग्रेंट है, अगर कोई व्यक्ति बांग्लादेश के युद्ध के टाइम से रह रहा है, इलीगल तरीके से आ गया, तो ना तो वो भारतीय नागरिक है और ना उसे कोई मूल अधिकार मिलेंगे। तो इसीलिए ये मूल अधिकारों का हनन नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, अनुच्छेद 15, धर्म, मूल, वंश, लिंग और जन्म के आधार पर आप विभेद नहीं कर सकते, अंतर आप नहीं कर सकते हो। आपके 16वां हमारा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 16, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। वर्ड ध्यान रखना, समता, समानता नहीं है। यूपीएससी बड़ा चालू है। यूपीएससी क्या करता है, समता की जगह समानता वर्ड लिख देगा और आप गलत कर जाओगे। यहां पर लोक नियोजन यानी कि जो तुम्हारी जॉब्स होती हैं, गवर्नमेंट, पब्लिक, जो भी गवर्नमेंट जॉब निकलेंगी, गवर्नमेंट वैकेंसीज जो निकलेंगी, उसमें सभी लोगों को समता के अनुसार देखा जाएगा, इक्विटी के अनुसार, समानता नहीं। नहीं तो तुम कहोगे कि अगर यहां पर समता की जगह समानता वर्ड लिख देते तो रिजर्वेशन असंवैधानिक हो जाता। क्योंकि समानता में तो क्या होता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल, सबको एक जैसा ट्रीट करो। पर समता में क्या होता है, समान परिस्थिति वाले लोगों को समान ट्रीट करो। क्योंकि हमारे दलित वर्ग जो है, एससी, एसटी, ओबीसी जो हैं, वो आपके पिछड़े वर्ग हैं, वो आपके शैक्षणिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, इसीलिए उनके साथ में हम समान व्यवहार नहीं करेंगे। हाँ, आपके एससी एसटी समूह के अंदर हम समान व्यवहार करेंगे। तो समान परिस्थितियों में समान व्यवहार होना चाहिए। तो आप जब भी गवर्नमेंट जॉब्स की बात करोगे, लोक नियोजन की बात करोगे, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात करोगे, तो वहां पर समता करो कि समान परिस्थितियों वाले लोगों को समान ट्रीटमेंट मिले। तो ये हमारे लोक नियोजन में क्या होगा, अवसर की समता की बात कहेगा। तो इट इज अबाउट अनुच्छेद 16 कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। फिर हमारा एक निरपेक्ष अधिकार आता है जो कि है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत और अस्पृश्यता का अंत और उसका आचरण निषिद्ध बताया गया है। अनुच्छेद 17 में कहा गया है कि आप किसी को भी छुआछूत, अनटचेबिलिटी जैसे चीजों के अंदर नहीं रख सकते हो। अगर रखते हो तो फिर वह एक अपराध हो जाता है। तो यहां पर आपके बात की गई है कि अस्पृश्यता का अंत होना चाहिए, एंड ऑफ अनटचेबिलिटी, आपके अनटचेबिलिटी का अंत होना चाहिए। और आप कोई भी ऐसा व्यवहार नहीं करोगे जिससे किसी को अछूत होने का मार्ग हो। जैसे कि आपको याद हो तो कुछ 2-3 साल पहले आपके जो लोग नेपाली होते हैं या फिर ऐसे जो लोग नागालैंड के होते हैं, उनकी शक्लें थोड़ी सी चीनियों से मिलती है। तो दिल्ली में कुछ लोगों ने उनको क्या कहा, आपके मोमोज बुला दिया, या फिर आपके चिंकी कह दिया, या फिर आपके जो हमारे दलित वर्ग के लोग हैं उन्हें लोगों ने आपके चिढ़ा दिया कि ये तो मैला ढोना वाले हैं, ये तो चमार हैं। तो ऐसे शब्द क्या होते हैं, डेरिवेटरी होते हैं, अपमानजनक होते हैं। तो अगर ऐसे शब्दों का भी अगर आप प्रयोग करोगे तो आपके ऊपर भी केस हो सकता है कि आपने अनुच्छेद 17 के तहत मूलाधिकार का उल्लंघन किया है। आपके आचरण ऐसे हैं जो कि आपके हमारे अस्पृश्यता का अंत होने को रोकते हैं, इसीलिए आपके ऊपर केस हो जाएगा। तो हमारे निरपेक्ष अधिकार है कि किसी भी परिस्थिति में आप अस्पृश्यता को बढ़ावा नहीं दे सकते, अस्पृश्यता का अंत होगा और आपका आचरण भी ऐसा होना चाहिए जो कि अस्पृश्यता को बढ़ावा नहीं दे रहा हो। फिर आती है आपके अनुच्छेद 18। यहां पर एक विशेष परिस्थिति है हमारे अनुच्छेद 18 में। यहां पर कहा गया है कि सेना या आपके विद्या संबंधित सम्मान के सिवाय
सभी उपाधियों पर रोक। पहले क्या हुआ तक करता था आपके, जैसे कि उपाधि दे दी जाती थी, ब्रिटिशर्स लोग क्या है उपाधि दिया करते थे, जैसे कि गांधी जी को हिंद केसरी बोल दिया, हम लोगों को राय बहादुर बोल दिया करते थे, राजा राम मोहन राय के आगे राजा राम लगा दिया। तो वो क्या होता था, वो उन्हें जनता से अलग कर देता था, मतलब एक स्पेशल स्टेटस दे दिया जाता था। जबकि हमारे संविधान में हमें क्या स्थापित करना है, लोकतंत्र, समानता होनी चाहिए, सभी विधि के समक्ष क्या है, समान है, इक्वेलिटी बिफोर लॉ। तो इसीलिए कोई भी ऐसी उपाधि हो जो कि आपके असमानता उत्पन्न करती है, उसे हटा दिया जाएगा। तो अगर आप सेना में हो या फिर कोई डिग्री तुमने ली है जैसे कि पीएचडी या फिर डॉक्टर हो, तो उन उपाधियों को तुम लगा सकते हो, पर ये राय बहादुर, राजा, आपके ऐसी उपाधियों को नहीं लगाया जाएगा। हिंद केसरी, ये वो जो कि आपके भेदभाव फैलाती थी, उनको हटा दिया। जबकि क्या है, सेना में तुम गए तो किसी भी जाति वर्ग धर्म संप्रदाय का आदमी सेना के किसी पद पर जाएगा तो वो उपाधि ले सकता है, यानी कि समानता है ना। ऐसे ही शिक्षा में कोई भी पीएचडी करेगा, कोई भी डॉक्टर बनेगा तो लगाओ डॉक्टर अपने नाम के आगे, किसने मना किया? क्योंकि वो कोई भी लगा सकता है, जो डिग्री प्राप्त करेगा वो लगा सकता है। तो इसीलिए सेना और शिक्षा संबंधित सम्मान के अलावा कोई भी उपाधि आप नहीं लगाएंगे। ये क्या है, नकारात्मक मूलाधिकार है। क्या है, नकारात्मक मूलाधिकार है, जो कि कुछ करने से रोकता है। तो ये हमारा अनुच्छेद 18 हो जाता है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, राइट टू इक्विटी देते हैं, समता के अधिकार देते हैं। ध्यान रखना कि कुछ किताबों में और कुछ नोट्स में समता की जगह समानता वर्ड यूज किया गया है, जो कि सरासर गलत है। तो ध्यान रखना, ये राइट टू इक्विटी है, समता का अधिकार है, ना कि समानता का। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी। अब देखिए हमारे स्वतंत्रता के अधिकार आएंगे अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक। ये सभी वो अधिकार होंगे जो कि हमें भारत में स्वतंत्रता देंगे, हमें कुछ भी कहने करने, अपने उत्थान के लिए, अपने विकास के लिए, अपने राजनीतिक उन्नति के लिए स्वतंत्रता प्रदान करेंगे। अनुच्छेद 19 से 22 तक हमारे ये सभी अधिकार होंगे। तो यहां पर 6 अधिकारों की हमें सुरक्षा दी गई है। हमारे कुछ 6 अधिकारों की हमें यहां पर सुरक्षा मिलती है। तो हमारे 6 अधिकारों की यहां पर सुरक्षा हमें दी गई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, यहां पर आपके 6 अधिकार कौन कौन से हैं? एक तो वाक की अभिव्यक्ति, अनुच्छेद 19 में हमें क्या है, 6 अधिकारों की सुरक्षा दी गई है। अनुच्छेद 19 में हमें 6 अधिकारों की सुरक्षा दी गई है। पहला है वाक और अभिव्यक्ति, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कि आपके मन में जो भी विचार है वो आप बोल सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो, कोई नहीं रोकेगा तुम्हें। तुम्हारा बेसिक अधिकार है, जो सोचते हो, जो समझते हो, बोलो, ठीक है, देयर इज नो। बट यहां पर एक अपवाद है, क्या है, कि आप देश के खिलाफ कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं दे सकते जो कि देश की अखंडता संप्रभुता के खिलाफ हो, ठीक है। और जैसे आपके जो रॉ आईबी में, जो इंटेलिजेंस में जो लोग हैं, वो भी किसी भी चीज को, किसी भी रहस्य को खोल नहीं सकते हैं, तो वो अलग केस हो जाते हैं ना। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरा, सम्मेलन, आप कहीं पर भी जहां मना है, शादी करो, अभी शादियों का सीजन है, शादी करो, कहीं पर बैठक बुलानी है बैठक बुलाओ, कहीं पे सम्मेलन समारोह करना है, जो करना है करो, कोई टेंशन नहीं है। आप संघ बना सकते हो। पहले क्या था, हमारे मजदूर यूनियन बना करती थी, अभी भी किसान यूनियन है आपके, देखो ना, अब आंदोलन कर रहे हैं, किसी ने नहीं रोका। करना है तुम्हें आंदोलन करना है करो, बोलना है कि ये अधिनियम जो आए हैं कृषि के बेकार है तो बोलो, कोई नहीं रोकेगा आपको। तो ऐसे आप यूनियन भी बना सकते हो। संचरण, देश के किसी भी कोने में तुम घूम सकते हो, जा सकते हो, आ सकते हो, कोई रोक टोक नहीं होगी। यहां पर निवास, कहीं पर भी आप रह सकते हो। परंतु संचरण और निवास में एक आपके यहां पर अपवाद है। क्या अपवाद है, कि जैसे कि कोई पेशेंट है, एड्स रोगी है, या फिर जैसे अभी देख लो कि कोई पेशेंट कोरोना रोगी है, तो वो हर कहीं नहीं जा सकता, उसको लॉकडाउन में अंदर रहना पड़ेगा, कमरे में बंद रहना पड़ेगा 14 दिन तक, तो वो एक स्पेशल केस हो जाएगा। वृत्ति, यानी कि आपको कहीं पर भी कोई भी काम करो उसका तुम्हें पेमेंट मिलेगा, है ना। तो आपकी मन आए, जो अनुच्छेद 19 में 6 तरीके की आपकी सुरक्षाएं हैं, आपके अधिकार हैं,
कुछ भी बोल सकते हो, सम्मेलन, संघ, संचरण, निवास और वृत्ति की आपको पूर्णतः स्वतंत्रता है। तो ये हमारा अनुच्छेद 19 होगा। इसके बहुत सारे इंटरप्रिटेशन हैं, हर साल कम से कम 10 से 12 केसेस आपको करंट अफेयर में इस पर मिल जाएंगे, हर जगह ये आपके आते रहते हैं। ठीक है। अनुच्छेद 20 जो कि डिटेंशन की बात करता है। अनुच्छेद 20 क्या है? हमारे डिटेंशन की बात करता है। इसमें अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण दिया गया है। यहां पर क्या है आपके, जब तक हमारे संविधान के अनुसार कहा गया कि जब तक किसी भी व्यक्ति का दोष सिद्ध ना हो जाए वह अपराधी नहीं है। तो दोष सिद्धि होने से पहले किसी भी अपराधी को कौन कौन सी यातनाएं नहीं मिलनी चाहिए, किस कारण से आपको दोष दिया गया है, वो सब चीजें आपको प्रूफ करनी होगी, वो यहां पर आपके रखा जाएगा। तो दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण कैसे दिया गया है? जैसे कि 24 घंटे के अंदर अंदर आपको जो है हमारे मजिस्ट्रेट के पास भेजा जाएगा कि आपको हिरासत में लेना है नहीं लेना, आपको कारण बताया जाएगा कि आप क्यों पकड़े गए हो, वो बताया जाएगा। महिला है तो रात को 8 बजे के बाद में आप उसे अरेस्ट नहीं कर सकते हो, दिन में भी अरेस्ट कर रहे हैं तो वुमन कांस्टेबल को लेकर जाना पड़ेगा। तो ऐसे कुछ नियम कायदे कानून होंगे कि जो कि आपकी सुरक्षा करेंगे, आपको संरक्षण देंगे दोष सिद्धि होने से पहले। तो ये हमारे अनुच्छेद 20 में आएगा। अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है, अर्थात आपको अनुच्छेद 21 पर्सनल लिबर्टी देता है कि आप अपने व्यक्तिगत स्तर पर आप अपने शरीर देह की पूर्णतः स्वतंत्रता कर सकते हो, आपको कोई भी ऐसी रोक टोक नहीं होगी जो कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का हनन कर रही हो। तो आपको प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का जो संरक्षण है वो हमारे अनुच्छेद 21 के तहत किया जाएगा। इस चीज को ध्यान रखना। वैसे ही 86वें संविधान संशोधन से हमने प्रारंभिक शिक्षा के अधिकार को जोड़ा है। तो अनुच्छेद 21 के ए भाग में आपके आर्टिकल 21A के अंदर क्या है, आपके प्रारंभिक शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया है। तो इसे ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 21A में आपके बच्चों को 6 वर्ष की शिक्षा दी जाएगी। तो मिनिमम 6 इयर्स एजुकेशन सभी बच्चों को, सभी देश के नागरिकों को मुफ्त प्रोवाइड करवाया जाएगा। यह आपके अनुच्छेद 21 में कहा गया है। और इसी तरीके से हमारा जो अगला अनुच्छेद 22 है उसमें कुछ दिशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण मिलेगा। आपको गिरफ्तार करने के बाद में संरक्षण मिलेगा और उसके बाद में आपको डिटेंशन से पहले भी संरक्षण दिया जाएगा। तो आपकी जो भी गिरफ्तारी होगी और जो भी उससे रोका जाएगा उसमें आपको व्यक्तिगत संरक्षण मिलेगा। ये हमारे अनुच्छेद 22 की बात है। तो इस तरीके से आपको स्वतंत्रता के अधिकार दिए गए हैं अनुच्छेद 19, 20, 21, 22 में। तो ये जो आपके 5 अधिकार हैं वो हमारी स्वतंत्रता से संबंधित है, 19, 20, 21, 21A और 22, जो कि हमें इस तरीके की स्वतंत्रता देते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आज के लिए हम इतना ही करते हैं। कल आपके बाकी सभी अधिकारों की बातें भी करेंगे। ठीक है, तो बाकी सब अधिकारों की बातें हम कल के सेशन में करेंगे। और याद रखिएगा डेली अब आपके 12 बजे आपको ये सेशन लाइव मिलेगा। तो डोंट फॉरगेट और एक एक चीज का मतलब समझिएगा। प्रॉपर इंटरलिंकिंग सबसे ज्यादा जरूरी है। तो प्रॉपर इंटरलिंकिंग के बिना कोई काम सफल नहीं होगा। तो प्रॉपर इंटरलिंकिंग आपको होनी चाहिए। तो रिमेंबर दैट एक एक वर्ड का, जैसे कि समता समानता का मतलब नहीं समझोगे तो काफी गड़बड़ हो जाएगी। तो एक एक चीज के पहलुओं को समझ के चलना यहाँ पर जरूरी होगा। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू गाइस, थैंक यू फॉर लिसनिंग। और याद रखिएगा यूपीएससी कॉम्बैट में आप एक्साइटिंग प्राइजेस जीत सकते हो। और जितने भी क्विज आपके अवेलेबल हैं, हमारे जितनी भी फ्री स्पेशल क्लासेस हैं, उन सभी को आप ज्वाइन कर सकते हो SS लाइव रेफरल कोड के साथ। और नया बैच यूपीएससी का जो नया फाउंडेशन बैच है वो आपका अवेलेबल है। तो इस न्यू फाउंडेशन बैच को आप ज्वाइन कर सकते हो SS लाइव रेफरल कोड के साथ में। तो रिमेंबर दैट न्यू बैच इज अवेलेबल, डोंट फॉरगेट टू वॉच इट एंड ज्वाइन इट विथ SS लाइव रेफरल कोड। और एक भी इंडियन पॉलिटी की क्लास मिस मत करना, नहीं तो कॉन्सेप्ट में हल्के रह जाओगे। तो इसीलिए SS लाइव रेफरल कोड के साथ में आप ज्वाइन कर सकते हो। और एक चीज और ध्यान रखना, मेरी डेली रात को स्पेशल क्लासेस आती हैं रात को 10 बजे, विच इज ए प्रीलिम्स बूस्टर क्लास, जिसमें आपको प्रीलिम्स बेसिस पर
30 to 40 मिनट्स में करंट अफेयर्स बताया जाता है, जिससे आपका प्रीलिम्स बहुत रॉक सॉलिड हो जाएगा। बिल्कुल इतनी मजबूत फाउंडेशन होगी कि बाद में तुम्हें करंट अफेयर रटने से डर नहीं लगेगा। ठीक है, सब अपने आप याद हो जाएगा। तो इसीलिए रात को 10 बजे मेरी डेली प्रीलिम्स बूस्टर सेशन हो रहे हैं। जस्ट गो एंड वॉच इट। ठीक है, रात को 10 बजे, और प्रोफाइल लिंक से आप फॉलो कर सकते हैं। रिमेंबर दैट सब्सक्रिप्शन के लिए SS लाइव, डबल S लाइव रेफरल कोड को यूज करिए। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू गाइज, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू।